बिहार नमन बिहार स्पेशल एंशियंट का पार्ट 1 हो गया है। ये एंशियंट का पार्ट 2 है। हम यहाँ पे मगध साम्राज्य से पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसका प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में देखा गया और इसका क्षेत्र विस्तार पटना, गया, शाहाबाद है। इसकी प्रारंभिक राजधानी मगध की ब्रज या राजगृह थी और इसका विस्तार उत्तर में गंगा नदी से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा नदी से पश्चिम में सोन नदी तक इसका विस्तार है मगध का। मगध राजवंश को देखें तो पहला है बृहदत्त वंश, जिसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। इसका प्रमुख शासक जो था बृहदत्त वंश का जरासंध था, जिसका उल्लेख महाभारत में है। जरासंध के पुत्र का नाम था सहदेव। इसका एक अन्य शासक हुआ। इसका बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था और रिपुंजय की हत्या करके मंत्री पुलक ने अपने नाबालिग पुत्र को राजा बनाया था। ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 से 492 ईस्वी पूर्व में की थी। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था। वैवाहिक संबंधों बनाए थे उसने, जैसे कौशला देवी से विवाह किया था। मैत्रेय नीति अपनाई थी, जैसे चंड प्रद्योग से अपने जीवक क्या कहते हैं वैद्य को भेज करके उनका इलाज करवा के उनसे अच्छे संबंध बनवाए थे। और विजय नीति के साम्राज्य विस्तार किया था। विजय नीति से साम्राज्य विस्तार किया था। तीनों नीति अपनाई थी और 80,000 गांवों के प्रमुख थे और स्थायी सेना इन्होंने बनाई थी। अजातशत्रु इनका पुत्र था, जिसने बिंबिसार की हत्या कर दी और बज्जी संघ को परास्त किया था। अब बज्जी संघ को परास्त करने में इन्होंने क्या कहते हैं बस्सीकार मंत्री की मदद ली थी। और प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के टाइम पे 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु ने वैशाली के युद्ध करते समय गंगा और सोन नदियों के संगम के निकट एक सैनिक छावनी स्थापित की, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से विकसित हुआ। यह घटना लगभग 490 ईस्वी पूर्व यानी कि 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व पहले घटित हुई और उस समय दोनों नदियों का संगम वर्तमान में पटना का अगम कुआं वाला क्षेत्र है। उदयन 460 से 444 ईस्वी पूर्व। उदयन जो है उन्होंने राजधानी का परिवर्तन किया, राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की नींव रखी और अवंती कौशल वत्स को विजित किया। राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। कालाशोक ने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थापित की। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के टाइम पे हुई थी। बौद्ध धर्म का स्थविर और महासांगिक में विभाजन हुआ। कालाशोक के टाइम पे नंद वंश महाजनपद नंद वंश की स्थापना महाजनपद नंद ने की और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है नंद वंश, और यह जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। महाजनपद नंद विंध्य पर्वत के दक्षिण तक साम्राज्य का विस्तार करते हैं और इन्हें क्षत्रियों का विनाशक यानी कि सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है। इनके पुत्र का नाम था धनानंद। सिकंदर का समकालीन था धनानंद और सिकंदर के भारत आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में इसी के समय पे हुआ था। अब है मौर्य शासक। मौर्य वंश जो है 323 से 185 ईस्वी पूर्व तक चला है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो बनाई थी मौर्य वंश की वो पाटलिपुत्र, और इसके चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे कौन? चाणक्य। इनके टाइम में सेल्यूकस से इनकी 305 ईस्वी में युद्ध होती है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज आता है, जिसने इंडिका की रचना की और श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। बिंदुसार 298 से 273 ईस्वी पूर्व आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और विदेशी राजदूत डायोनीसियस डाइमेकस और डिमोक्लस इसके दरबार में आए थे। अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। बोध गया लुम्बिनी की यात्रा की, लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया और महामात्रों की नियुक्ति की थी इन्होंने अपने प्रशासन में अशोक ने। मौर्य प्रशासन को देखें तो मौर्य का जो प्रांत था वो 4 चक्रों में विभाजित था, यानी मौर्यों का प्रांत 4 चक्रों में विभाजित था। प्राची या पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। इनका प्रांत 4 चक्रों में विभाजित था। प्राची या पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थे और मौर्य प्रशासन में प्रशासक जो प्रमुख हुए कुमारादित्य, जो उसके प्रशासक थे कुमारादित्य प्रांतों के कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। बिक्री कर इसमें लिया जाता था मूल्य का 10वां भाग और ग्राम प्रशासन 800 गांवों का समूह। स्थानीय प्रशासन 800 ग्रामों का समूह। मौर्योत्तर काल में बिहार
मौर्योत्तर काल में बिहार का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविध रहा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बिहार और मगध क्षेत्र में शुंग, कण्व, कुषाण, गुप्त और पाल वंशों का शासन रहा। यानी कि मौर्य खत्म हुआ तो शुंग, कण्व, कुषाण, गुप्त, पाल वंशों का शासन रहा। इसके साथ साथ बिहार की शिक्षा और साहित्य का भी केंद्र रहा। शुंग वंश 185 से 73 ईस्वी पूर्व। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके की थी। यानी बृहदत्त को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी शुंग वंश की। और बृहदत्त कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और 185 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी प्रारंभ में पाटलिपुत्र थी, बाद में विदिशा। शुंग वंश की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र, बाद में विदिशा। प्रमुख शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। 185 से 148 ईस्वी पूर्व 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, जिसका उल्लेख धनदेव के अयोध्या अभिलेख में है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख में इसका उल्लेख है। और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या और बौद्ध स्फूत विहारों को नष्ट करने का आरोप भी लगा है पुष्यमित्र शुंग पे। 185 ईस्वी में डेमेट्रियस का पाटलिपुत्र पर आक्रमण हुआ। अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र विदिशा को जीता। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र का पुत्र था, जिसने विदिशा को जीता। और कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र के नायक यही हैं। मालविका अग्निमित्र के नायक कौन है? अग्निमित्र है। और अंतिम शासक देवभूति थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। पुरोहित, इनके पुरोहित जो थे पतंजलि थे। और महत्व, शुंग वंश ने ब्राह्मण धर्म को पुनर्जन्म दिया और बौद्ध धर्म को दबाने का प्रयास किया। अब आया कण्व वंश 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व। इसकी स्थापना वासुदेव ने शुंग शासक देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी। देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी। शासक थे वसुदेव और भीमदेव नारायण सुशर्मा। यानी कि कण्व वंश में शासक कौन कौन थे? वसुदेव, भीमदेव, नारायण, सुशर्मा। वसुदेव, भीमदेव, नारायण, सुशर्मा। अंतिम शासक सुशर्मा थे। इसकी विशेषता यह है कि कण्व वंश ब्राह्मण जाति से संबंधित था। इस वंश के शासनकाल में संक्षिप्त और सीमित प्रभाव वाला रहा था। कुषाण वंश 78 ईस्वी से 2वीं शताब्दी, दूसरी शताब्दी। प्रमुख शासक कनिष्क था कुषाण वंश का। विशेषता, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर बौद्ध विद्वान अश्वघोष को पुरुषपुर पेशावर ले गया। यानी कि अश्वघोष को यहाँ से लेकर के जाते हैं पेशावर। कौन? कनिष्क। कुषाण वंश के शासक बिहार के कुछ क्षेत्रों तक विस्तृत था। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन कश्मीर में आयोजित हुई। महत्व, बौद्ध धर्म को संरक्षण और गंधार कला का विकास किया था कनिष्क ने। गुप्त काल 319 से 550 ईस्वी। गुप्त वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश इसे प्रारंभिक राज्य थे गुप्त शासक के। प्रमुख शासक जो थे गुप्त के, श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था और घटोत्कच श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त कब से कब तक रहा? 319 से 355 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इनकी विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुई, जिससे गुप्तों की प्रतिष्ठा बढ़ी। कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी पूर्व शुरू किया गया। समुद्रगुप्त अगला 350 से 375 ईस्वी। उपाधि, कविराज। समुद्रगुप्त की उपाधि कविराज, अश्वमेघ, परिक्रम, व्याघ्र, पराक्रमांक, परम भागवत, अप्रतिरथ, धर्म प्राचीर बंध। विशेषताएं, महान विजेता, कुशल प्रशासक, कला और साहित्य का संरक्षक। विजय अभियानों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इनके समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और अश्वमेध यज्ञ किया था इन्होंने और सोने के सिक्के भी जारी किए थे। पांचवा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय इसका शासक हुआ गुप्त वंश का। इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य सकारी देवगुप्त। सकारी की उपाधि थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। देवगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। शक शासकों को हराकर इन्होंने शक कशीस की उपाधि धारण की थी। शक कशीस की उपाधि शक शासकों को हरा करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। इनकी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। दरबार में 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास, वारामिहिर, अमर सिंह प्रमुख थे जिसमें।
चीनी यात्री फाहियान का भारत आगमन 399 से 414 ईस्वी में हुआ। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी किसको बनाया था? उज्जैन को बनाया था। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी, इसकी उपाधि थी महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र। कुमारगुप्त की राजधानी थी उपाधियाँ थी महेंद्रादित्य और श्री महेंद्र। इन्होंने कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की, हुनों पर आक्रमण किया और स्कंदगुप्त ने इन्हें रोका था हुनों पर आक्रमण करने से। हुनों का आक्रमण हुआ इनके टाइम पे, जिसको स्कंदगुप्त ने रोका था। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी, उपाधि क्रमादित्य और सक्रोपम। क्रमादित्य और सक्रोपम की उपाधि धारण की, हुनों को पराजित किया। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का उल्लेख है। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का उल्लेख है, जिसे स्कंदगुप्त ने कराया था। गुप्तोत्तर काल, परवर्ती गुप्त वंश मगध में कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त जैसे शासक आए। ठीक है। परवर्ती में हर्षवर्धन काल क्या है? देखिए, हर्षवर्धन काल 606 से 647 ईस्वी तक रहा है। बिहार में उनका साम्राज्य का हिस्सा रहा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विहार का विवरण दिया। हर्षवर्धन के काल में ही ह्वेनसांग आए थे और उन्होंने नालंदा विहार का विवरण दिया। पाल शासक 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का संरक्षक थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। विक्रमशिला औदंतपुरी महाविहारों की स्थापना पाल शासकों ने की थी। प्रमुख शासक धर्मपाल और देवपाल, इन्होंने ही की थी स्थापना। शिक्षा और साहित्य का केंद्र, प्रमुख विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। शिक्षा साहित्य के केंद्र में पहला देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त द्वारा की गई थी, नालंदा बिहार में। प्रसिद्ध था ये बौद्ध धर्म महायान का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म के महायान का प्रमुख केंद्र था। ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ अध्ययन किया था, 7वीं शताब्दी में, और 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का दूसरा विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में धर्मपाल ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद आया विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में धर्मपाल द्वारा की गई थी। यह भागलपुर बिहार में स्थित है। भागलपुर बिहार में स्थित है। इसके प्रसिद्ध वज्रयान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यह वज्रयान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला वज्रयान का केंद्र था और नालंदा महायान का केंद्र था। विक्रमशिला में 100 से अधिक शिक्षक और 1000+ छात्र थे। बख्तियार खिलजी द्वारा इसे भी नष्ट किया गया था। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी, यानी कि सबसे पहले नालंदा की 5वीं शताब्दी में, विक्रमशिला की 8वीं शताब्दी में और औदंतपुरी की 7वीं शताब्दी में गोपाल द्वारा। औदंतपुरी की स्थापना गोपाल द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला के धर्मपाल के द्वारा, औदंतपुरी की गोपाल के द्वारा। बिहार शरीफ में औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ में। नालंदा कहाँ पे? नालंदा में। विक्रमशिला कहाँ पे है? भागलपुर में। और औदंतपुरी है बिहार शरीफ में। ये प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यह भी बख्तियार खिलजी द्वारा इसे भी नष्ट किया गया था। अब कुछ एंसेंट हिस्ट्री बिहार स्पेशल से रिलेटेड 2025 के करंट अफेयर। 2024 में पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन पीएम मोदी ने 2024 में किया। विक्रमशिला को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में केंद्र सरकार सक्रिय हुई। विक्रमशिला को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय हुई और औदंतपुरी के भग्नावशेष को बौद्ध सर्किट योजना में शामिल कर बौद्ध सर्किट योजना में शामिल कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है अभी। प्रमुख विद्वान और साहित्यकार अश्वघोष। अश्वघोष किसके टाइम पे था? कनिष्क का समकालीन था। साकेत अयोध्या में इसका जन्म हुआ था। अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। साकेत अयोध्या में इसका जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र में बौद्ध दीक्षाली और कनिष्क द्वारा पुरुषपुर ले गया इसको। अश्वघोष को पुरुषपुर लेके गए थे कनिष्क। और इनकी रचनाएं हैं अश्वघोष की बुद्ध चरितम अश्वघोष, सौंदरानंद अश्वघोष के सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष की रचना है। बुद्धघोष का जन्म बोध गया के समीप हुआ था। इसकी रचना है विशुद्धिमग्न किसकी रचना है? बुद्धघोष की। समंतपासदिका और सुमंगल विलासिनी, ये सब बुद्धघोष की रचना है। फिर श्रीलंका के 8 कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। बुद्धघोष श्रीलंका में 8 कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद तीसरा विद्वान शांतरक्षिता
8वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार के आचार्य थे और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था इन्होंने। उसके बाद है मंडन मिश्र। मंडन मिश्र मिथिला के दार्शनिक शंकराचार्य के समकालीन थे। मिथिला के दार्शनिक थे और शंकराचार्य के समकालीन थे। शंकराचार्य के से शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे और उनकी पत्नी भारती ने शंकराचार्य को हराया था। मंडन मिश्र पराजित हुए थे शंकराचार्य से, लेकिन उनकी पत्नी ने शंकराचार्य को हराया था। न्याय, मीमांसा, वेदांत, दर्शन में योगदान रहा है मंडन मिश्र का। याज्ञवल्क्य राजा जनक की सभा में दार्शनिक थे। याज्ञवल्क्य राजा जनक की सभा में दार्शनिक थे और इनकी रचनाएं याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहदारण्यक और शतपथ ब्राह्मण। सारीपुत्र, इनका जन्म नालंदा के पास नालक ग्राम में हुआ था और दर्शन के प्रकार विद्वान थे सारीपुत्र। बिहार का मध्यकालीन इतिहास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।